हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव। जी हाँ, क्लास 12 का फिजिक्स। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि ये हमारा पार्ट था, पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें से वैद्युत आवेश पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव यही हमारा टॉपिक है, पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़ लिए, लेकिन अब इस वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 पार्टों में। जी हाँ, 3 पार्ट है क्या, जरा उसको हम देखते हैं। जी हाँ, ये मेरा टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में अब हम उसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन के बाद अब हम उसको पढ़ रहे हैं कि किसी दो बिंदुओं के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव का तीव्रता कितनी किसी बिंदु पे निकाली जा सकती है। तो आइए जरा उसको देखते हैं। ये है हमारा टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव दिया है, उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, ये मुझे बताना था। उसके अनुसार दो प्रकार से दिखाया गया है। पहला अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षी स्थिति, और उसके बाद एक है अन्य पॉइंट। इस प्रकार से अच्छी, निरस्ती और अन्य पॉइंट, जरा इनको समझते हैं। जी हाँ, देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका एक, जी मान लीजिए यह एक बिंदु है ए, और यहाँ पर एक बिंदु है क्या, बी। मान लेते हैं एक बिंदु बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो मान लेते हैं वो क्या है, आर है। तो बिंदु ए पर यदि हम कोई आवेश, मान लीजिए माइनस क्यू मैंने रख दिया, बिंदु बी पर कोई आवेश मैंने लिख दिया, मान लीजिए माइनस क्यू रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के कारण, इस आवेश और इस आवेश के कारण मान लेते हैं यह क्या है, इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक ये इसका अक्ष है, क्या है, अक्ष है। तो मान लीजिए इसी के आगे यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु मैंने ले लिया, मतलब इसी अक्ष के समांतर यानी अक्ष के अनुदिश एक मैंने बिंदु ले लिया, मान लेते हैं वो क्या है, बिंदु पी बिंदु है, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरी बात कि हम क्या ले सकते हैं, अगर इस बिंदु को हम क्या करें, एकदम इसके बीचों बीच में यानी ऊपर यहाँ ले सकते हैं, यानी बिंदु पी चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन यानी कि ये इसके अनुदिश या तो ले सकते हैं, पहला कंडीशन, और या तो एकदम इसके लंबवत ले सकते हैं, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है, कहीं भी ले लें, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी जहां चाहिए वहां ले सकते हैं। इसका मतलब दो बड़ा खास बन रहा है। खास क्या बन रहा है, आप देख रहे होंगे कि पहले यानी कि ये अक्ष के अनुदिश अगर मान लीजिए कोई बिंदु पी लिए हैं, तो यहां से इसकी दूरी मान लीजिए पहले, ठीक है ना। तो हमको इसके और इसके द्वारा इस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, मतलब ये एक आवेश है, यह एक आवेश है, तो ये क्या बन गया, द्विध्रुव बना। द्विध्रुव बना कि नहीं बना, द्विध्रुव बना। तो कह रहा अब इस द्विध्रुव के कारण यानी उसी के अक्ष में कोई बिंदु यदि पी लेते हैं, तब उस पर तीव्रता उसकी कितनी होगी, इसका। और यदि मान लेते हैं इसी के अनुदिश, मतलब न लेकर के बल्कि इसी के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, यहां पर कोई यदि बिंदु हम ले लेते हैं, यानी यह अक्ष पे है, यह अक्ष पे नहीं है, यानी इसे हम कहेंगे निरक्षीय। क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। इसे क्या कहेंगे, अच्छी स्थिति। यानी यह इसके अच्छी स्थिति में है, यह इसके निरक्षीय स्थिति में है। तो मान लेते हैं कोई एक द्विध्रुव है, जैसे यहां पर मान लीजिए क्या है, द्विध्रुव है। यहाँ पर अगर कोई बिंदु लेते हैं पी, तो इसे कहते हैं अच्छी स्थिति। मान लीजिए कोई आपका द्विध्रुव है ये, यहाँ पर कोई अगर बिंदु लेते हैं यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, तो इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो आप दो बिंदु देख सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। यही खास है, यही मेन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को छोड़ करके, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कहे हुए पॉइंट को जो कहीं भी हो, इसे कहते हैं अन्य पोजीशन। तो अब जरा हम देखते हैं कि हमारा कंडीशन कह क्या रहा है। कंडीशन ये कह रहा है पहला अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति यानी इसे कहते हैं इक्विलेटरल पॉइंट्स, और इसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट्स, और इसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है अन्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम आपको अच्छी पॉइंट पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड सवाल देंगे, कुछ होमवर्क देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। जी हाँ, हमारा ये टॉपिक है अच्छी, अथवा जिसे हम एक और नाम देते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति।
यानी एक्सियल या इसे एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, यानी अच्छी रेखा पर, यानी अच्छी रेखा पर, इसके अच्छी रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, किसी द्विध्रुव के कारण। मान लेते हैं हमारे पास एक द्विध्रुव है ए और बी बिंदु जिसमें है, जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा गया है, ये द्विध्रुव है। और इसी द्विध्रुव से पी बिंदु पर इसी के अक्ष में मैंने एक बिंदु लिया है पी, इसी पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए जरा देखते हैं, ये द्विध्रुव है तो सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी जो 2l होगी, पीछे पढ़ाया गया है आपको। उसके बाद जब pl है तो इसके मध्य बिंदु में 2l है, इसके मध्य बिंदु के आधा दूरी इधर आधा दूरी इधर, तो आधा दूरी इधर को कहेंगे l, आधा दूरी इधर को कहेंगे l, क्योंकि 2l का आधा करेंगे तो l ही न होगा, दो पार्टों में बट गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु O से इस बिंदु के बीच की जो दूरी मैंने लिया है वो क्या ले लिया है r। ठीक है, अब जरा देखते हैं माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे क्या होगी, इसी के दिशा में ही होगी, देख लीजिए इसके दिशा में है। और प्लस क्यू के कारण वैद्युत इस पे तीव्रता क्या हो जाएगी, इस दिशा में। तो देखिए माइनस क्यू के कारण इसी के दिशा में E1 माना गया है, और प्लस क्यू के कारण इसके आगे यानी कि फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में ये E2 माना गया है। तो ये E1 यानी माइनस के कारण है, E2 किसके है, प्लस के कारण। तो आइए जरा देखते हैं, कह रहा है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अच्छी रेखा कहलाती है। माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू द्वारा निर्मित है, ये द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू द्वारा निर्मित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पे है, एक दूसरे से अल्प दूरी पे। एक चीज और जरा आप जान जाइए, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी तीव्रता को किससे दिखाते, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। देखिए तीर दिखाए हैं ये, ठीक है ना, इसे आप लिखेंगे जरूर। अब हम चलते हैं, माना अक्ष रेखा, मानते हैं माना अक्ष रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है, माने इसी अक्ष रेखा पर कोई स्थित बिंदु P है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी दूरी क्या है, R है। तब P से A और B बिंदुओं के उपस्थिति आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, यानी इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके और इसके कारण ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तो कहा गया, बट यहाँ पर दो बिंदु है ना, पहले इसके कारण देखेंगे इसके कारण देखेंगे। तो अब देखिए, अब हम लेते हैं, यदि बिंदु P पर माइनस क्यू, यानी इस बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण यदि हम देखें तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E1 है, और प्लस क्यू के कारण इस पे P पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जो कि विपरीत दिशा में देखिए दिख रहा है। तो अब हम यदि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, फार्मूला आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या दिया है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, देखिए प्लस हो चाहे माइनस, इससे कोई मतलब चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्यू माइनस लिखिए चाहे प्लस, मतलब एक ही केवल लिखा जाता है बस। तो Q बटे R स्क्वायर, R के जगह पर आप देख सकते हैं, R के जगह पर कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो A से P की दूरी, A से ये देखिए ये से ये P की दूरी, तो A से P की दूरी यानी AP का स्क्वायर हो गया। तो और यहाँ देख रहे हैं AP क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो वही देखिए लिखा गया है AP बराबर R प्लस L है, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं बिंदु P पर यदि Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो देख सकते हैं Q पर इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई जरा यहाँ से देखिए B से इसकी दूरी कितनी है, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप यह दूरी टोटल R में से क्या करेंगे, इस R में से L को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही आपकी दूरी पता चल जाएगी। तो ही लिखा है BP का स्क्वायर, और BP को लिख सकते हैं R माइनस L, तो यहाँ लिख सकते हैं R माइनस L का स्क्वायर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कि E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में है। आप देख सकते हैं E1 इधर है और E2 इस डायरेक्शन में है, यानी E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा विपरीत है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तब परिणामी तीव्रता का मान E1 और E2 के अंतर के बराबर हो। जब विपरीत होते हैं दोनों का अंतर होना चाहिए, घटाना, यानी दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। चूंकि E2 बड़ा है E1 से, आप कहेंगे सर E2 कैसे बड़ा है, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस का मतलब कम और प्लस का मतलब ज्यादा। तो जब भी किसी के बटे ज्यादा रहता है तो ये मान कम होता है, और यहाँ पर यदि कम रहता है तो ये मान ज्यादा होता है। तो ये देखिए ज्यादा है तो ये मान कम हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मान कम है इसलिए ज्यादा हो गया। तो इसलिए क्या है, चूंकि E2 क्या है, E1 से बड़ा है, अतः परिणामी क्षेत्र की तीव्रता यदि हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया है दोनों का अंतर होना चाहिए। जी हाँ, दोनों का डिफरेंस E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे इतना दिया है,
और E1 का मान पीछे से निकाल करके हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करें, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, क्यू क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन हो तो क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1/r-l का स्क्वायर। यहाँ पर क्यू और ये नीचे कॉमन हो गया तो 1/r+l का स्क्वायर। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आप जानते हैं अगर 1/2 हो प्लस 5/3 हो, इसका लघुत्तम क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करते हैं और आपस में इसका गुणा कर देते हैं। ये आप पढ़े हैं, हाई स्कूल के मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोग कैलकुलेशन। तो ये देखिए इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो r+l का स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो r-l का स्क्वायर। अब बटे आपस में गुणा कर देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा इनका, r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप कैलकुलेशन को, अब हम देख सकते हैं कि q बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इसका वर्ग कर दीजिए। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी l का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू r इंटू l, ये देखिए हो गया। अब माइनस, क्योंकि ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट यहाँ लगा दिए हैं। अब a माइनस बी का भी फार्मूला अगर यहाँ माइनस है तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वही आप देख सकते हैं, सॉरी ये प्लस रहेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो फार्मूला लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को देख सकते हैं r-l r+l, यानी r-l को 2 बार लिख देंगे अलग अलग और r+l 2 बार, यहाँ स्क्वायर लिखने का मतलब 2 बार है तो r+l 2 बार हो गया। एक बार यहाँ से r-l और r+l पकड़ेंगे एक साथ रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी यदि कहते हैं तो ये एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही देखिए r-l यहाँ से ले लीजिए और r+ यहाँ से ले लीजिए तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर लिखा है। इसी प्रकार से अगर r-l ये वाला और r+l ये वाला पकड़ लेंगे तो ये और ये मिलकर के एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ठीक, और ऊपर देख सकते हैं जब इसका माइनस का अंदर गुणा, ये तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया। यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो देख लीजिए r से r कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस है, ये 2rl मिलकर के कितना हो गया 4rl। ये तो ऐसे लिखते चले जाइए और नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, दोनों 2 बार है तो दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम क्या आगे लिख सकते हैं, इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहने दीजिए, गुणे 4rl ऐसे रहने दीजिए और नीचे को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। उसी चीज को फिर से लिख दिया गया है। अब देखिए इसको 2 रूपों में लिख सकते हैं, 2r इंटू 2l। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, r और l मिलकर के क्या हो जाएगा rl। तो आप इसलिए मैंने इसको अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि फार्मूले में आपको 2l दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए ये क्या है 2l दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया 2l रखा है, 2r को अलग कर दिया और नीचों को ऐसे रहने दीजिए। आप देख सकते हैं 2r को यहाँ रख दीजिए और इस q को इसके बगल में लाके लिख दीजिए तो हो जाएगा 2ql। तो 2ql तो आप जानते हैं 2 इंटू q इंटू l बराबर हो जाएगा रो, यानी p के बराबर होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, p रख दिया, 2r तो ऐसे रहने दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे रहने दिया और इसके जगह पर ये ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब जरा नीचे देखते हैं, यदि द्विध्रुव देख सकते हैं, यदि हम यहाँ से क्या कहें कि यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है तो l इज लेस देन r। यहाँ देख सकते हैं आप टॉपिक में कि यदि द्विध्रुव जो है ये द्विध्रुव जो बहुत छोटा है, यानी इतना छोटा है, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का है यल है बहुत छोटा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, r यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बिंदु से, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। तो जब जितना छोटा होगा तो ये इतना कम हो जाएगा, तो इसका मतलब यल जो होगा वो r से बहुत छोटा है। तो यहाँ देख सकते हैं लिख रहा है कि यल जो है वो r से बहुत छोटा है, अतः r स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अतः समीकरण 3 में हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 0। तो लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, 2rp हो गया, यानी 2pr लिख दीजिए चाहे rp लिख दीजिए। अब बटे ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr बटे r, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा तो 2p बटे r और एक यहाँ r बचेगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई
आर क्यू, ये आपका सूत्र बनता है, याद रखिएगा सूत्र। अच्छी स्थिति में, जब आपका टॉपिक क्या हो, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो और उसको अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर क्या पूछता हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका फार्मूला बनता है सूत्र। ठीक है, आइए जरा इसका सदिश रूप देखते हैं। सदिश रूप में कुछ नहीं है, सदिश रूप में आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि क्या दिया है सदिश रूप में। सदिश रूप में ई की दिशा E2 की दिशा के समान है, तथा आप देख रहे हैं ई जो है ये E2 की दिशा के समान है। E2 की दिशा मतलब जो बाहर की तरफ जा रही है, E2 ये देखिए बाहर की दिशा में E2 के समान है, धनात्मक की ओर होगी, अर्थात कह सकते हैं ई समानुपाती है, सब समानुपाती, ये गायब हो जाएगा, 2p गायब हो जाएगा, बस r, यानी ई समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r³ के। अतः ई की दिशा अक्ष के अनुदिश होगी, अतः ई और पी की समान दिशा में होंगे। तो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है वो इस पी के क्या होगी, इसी डायरेक्शन में ई भी होगा और इसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी द्विध्रुव का आघूर्ण भी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा एग्जाम्पल है, जी हाँ ये बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, आप बड़ा ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि एक आवेश दिया है और दूसरा आवेश दिया है, वैसे दोनों आवेश सेम है और यहाँ चिन्ह केवल बदला है। कह रहा दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है, तो इन आवेशों से बने द्विध्रुव आघूर्ण केंद्र पर 50 सेंटीमीटर के, तो देखिए चित्र बना रहे हैं। सबसे पहले ये आवेश पहले माइनस वाला लिखेंगे और उसके बाद प्लस वाला लिखेंगे, ये देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव बन गया। और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी दिया वो कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर देखिए ले लिए। फिर क्या करें, इन आवेशों से बने द्विध्रुव के अक्ष पर, यानी इसी के अक्ष पर केंद्र से, यानी इसके केंद्र, ये जो केंद्र है ओ यहाँ से 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु P, यानी कोई बिंदु पर हमको क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, किसी बिंदु P पर। तो देख सकते हैं इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगा और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, 2L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, तो 2L बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है, इसको R लिखते हैं, तो R बराबर, तो देखिए Qn बराबर आपका माइनस वाला लिख दीजिए और Q2 बराबर प्लस वाला लिख दीजिए। कुलाम है ये, C का मतलब कुलाम है। और 2L का मतलब दूरी दिया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया तो इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो आप लिखते हैं उसमें 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं, याद रखिएगा 10 के पावर -2 मीटर। तो ये जब इसका गुणा होगा तो एक में इसका गुणा होगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर, यानी 2L बराबर। अब R बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 50, और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 10 के पावर -2 से गुणा करते हैं। अरे भाई सेंटीमीटर यानी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर, ये बटे नीचे आ जाता है तो बराबर हो, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये लिख सकते हैं 1/10 के पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है 10 के पावर 2 मीटर। R बराबर दिया है तो 50 × 10 के पावर -2 मीटर, तो 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, इसे क्या लिख सकते हैं 50 को 5 × 10, तो जो ही 5 × 10 करेंगे वो 10 और ये -2 मिल करके -1 हो जाएगा, तो वही देखिए -1 है, 5 × 10 के पावर -1 मीटर। आइए चित्र में आपको दिखाई दिया गया है। अब हम देखते हैं दोनों आवेश के समान परिणाम है, अतः हमको जब समान परिणाम है तो सिंपल सी बात, हमको अलग अलग निकाल, अगर यही अलग अलग रहता तो हमको E1 E2 का मान निकालना पड़ता, लेकिन सेम है, इसका मतलब सीधे फार्मूला हमको पता अच्छी स्थिति का। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि अच्छी स्थिति है, अतः हम कर सकते हैं E = 1/4πε0 2p/r³। तो आप देख सकते हैं 1/4πε0 2 रहने दीजिए, P के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं Q × 2L, ये सूत्र होता है, तो Q × 2L अब बटे r³ रहने दीजिए। तो 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 × 10 के पावर 9 होता है, अब गुणे 2 रहने दीजिए, अब गुणे 5 रहने दीजिए। Q का मान आपको पता है 5 × 10 के पावर माइनस कितना है 7 दिया हुआ, 5 × 10 के पावर माइनस Q का, चाहे Q1 Q2 में से कोई एक ले लीजिए, Q 5.0 यानी 5 × 10 के पावर -7 और गुणे 10 के पावर -2। 2L का मान क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, 2L का मान 10 के पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर में था लेकिन मैंने मीटर में बदल लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो गया R³ के जगह पर R का मान आपकी जगह पर देखिए दिया है 5 × 10 के पावर -1, तो 5 × 10 के पावर -1 के पावर 3। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 9 अंक पकड़ लीजिए, 2 पकड़ लीजिए, 5 पकड़ लीजिए। इसको हल करने का तरीका है जितने अंक होते हैं उनके पास लिख लीजिए, और यहाँ 10 के पावर 9 है, यहाँ 10 के पावर -7, 10 के पावर -2, तो देखिए 10 के पावर 7 और 10 के पावर -2 मिल करके हो जाएगा 10 के पावर -9, और ये 10 के पावर 9 इसके बगल में मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बटे, ये देखिए 5 के पावर 3 कर दीजिए, यानी 5 के पावर 3 गुणे 10 के पावर -1 के पावर 3 करेंगे तो 10 के पावर -1 के पावर
3 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 10 के पावर -3 पूरा हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिए 9 दूनी 18, 18 पचे 90, 90 हो जाएगा। और ये देखिए 10 के पावर -9, 10 के पावर 9 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब जब दोनों अलग अलग होते हैं जुड़ने का मतलब घट जाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और आप जानते हैं 10 के पावर 0 यानी किसी संख्या का 0 का मान 1 होता है, इसे आपको बताया गया है। ठीक है, तो 10 के पावर 0 का मान 1 हो गया, 90/125। 10 के पावर -3 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देखिए 10 के पावर 3 हो गया। और 90 में 125 से, यानी 90 में 125 से ऐसे भाग देंगे तो आपका आएगा 0.72। याद रखिएगा, ये भाग देकर के आप देख लीजिएगा, 0.72 गुणे 10 के पावर 3, तो 0.72 जब 10 के पावर 3 का मतलब होता है 0.72 गुणे 10 के पावर 3 का मतलब 3 जीरो। तो 3 जीरो जब लग गया तो 3 जीरो यानी दशमलव को 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक लाने के लिए यहाँ जीरो लगाना पड़ा, तो 720 वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसे करके जरूर दिखाइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन एक द्विध्रुव दिया है 10 माइक्रोकुलाम, 2 बराबर विपरीत दिशा में। 10 माइक्रोकुलाम 2 बराबर यानी कि इसका भी मान, यानी ए और यहाँ से जो बी दूरी होती है जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये यहाँ से ये भी 10 होगा माइक्रोकुलाम, ये भी 10 माइक्रोकुलाम, एक प्लस एक माइनस। माइक्रोकुलाम दिया तो इसको कुलाम में बदलेंगे, तो जब माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलें 10 के पावर -10 से मल्टीपल करते हैं, आगे लगाइएगा ऐसे एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे हम लोग इस तरीके से। तो देख सकते हैं अच्छी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर आप लगा के दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जी हाँ, दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं 8 गुणे 10 के पावर -19 कुलाम और 10 गुणे 10 के पावर -19 कुलाम। ये देखिए दोनों अलग अलग है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो इन दोनों से आप दो आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनसे मिलाने वाली रेखा कुछ बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यानी एक यहाँ हो जाएगा A और एक यहाँ हो जाएगा आपका B। ठीक है ना, अब कह रहा है उनको मिलाने वाली 4 मीटर की दूरी पे, कितना है 4 मीटर की दूरी पे स्थित है, उनको मिलाने वाली रेखा को किस बिंदु पर, यानी कि यहाँ, अब इन्हीं को जो दोनों रेखा मिला रहे, अब बाहर नहीं के बनाना है, अब इन्हीं के बीच में, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु P मान लेंगे। अब अंदर मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंदर मानेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी की, तो ऐसे जान लीजिए जब द्विध्रुव के अंदर जाएगा तो शून्य हो ही जाएगा। देखिए दिया है, होगी, यही आपको प्रूफ करना है, आप इसे जरूर प्रूफ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बस आज के लिए इतना ही है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं कि आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल, यानी देख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण तक, यानी यहाँ से लेकर के वैद्युत आवेश और वैद्युत द्विध्रुव तक, यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल मैं दूंगा। समझ लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ तक एक न्यूमेरिकल देंगे। अब हमारा नया टॉपिक रहेगा ये, यानी चैप्टर नंबर 2, यानी प्राइवेट बुकों से, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये अभी एक ही में है। ठीक है, तो ऐसे आप घबराइए मत कि एक भी चैप्टर नहीं, ये आपका दूसरा चैप्टर अब चलेगा तीसरे वीडियो से। तो अब आप इसका यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।